साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं जैसे कि अभी दिसंबर माह में एग्ज़ाम होने वाली है हमारी नेट जेआरएफ की। उन्हीं के अनुसार हम जो पिछले मार्च 2023 में जो नेट का पेपर हुआ था, वह सेकंड शिफ्ट का पेपर, उसके क्वेश्चन, उसके प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं। कैसा है, किसी भी परीक्षा के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम यह वीडियो आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं, जो कि मार्च 2023 में सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो बढ़ते हैं ऐसे पहली प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। अभी देवनागरी लिपि का विकास क्रम में सबसे प्रथम जो है वह है ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। यह देवनागरी का विकास क्रम है। उसके बाद जो है वह दूसरा प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या जो है वह है 4 है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न पढ़कर उत्तर बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम विश्लेषण करते बैठेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और परीक्षा जो है अभी नज़दीक ही आई है। लगभग एक ही माह परीक्षा रही है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या जो है वह 5 है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। अभी इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1957। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है। अभी बुंदेली बोली की उपबोलियाँ जो है उसमें है, देखो 4 नंबर का प्रश्न, उसमें है भरोदी, बनाफरी, खटोला। यह बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। यूरोप में बिहार सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, यह कथन है। अगला 6 नंबर का प्रश्न, लोक कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। आदि किसका कथन है। तो यह कथन किसका है। तो यह कथन है, देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक जो है इसके संपादक कौन है। इसके संपादक है, देखो, देवी शंकर अवस्थी जी इसके संपादक है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक, महाभारत को अंश बनाकर लिखा गया नाटक जो है वह आंधा युग है। पहला राजा यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधार पर है। कोणार्क भी यह सूर्य मंदिर पर है। और शक विजय यह भी नहीं है। तो इसका महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक जो है वह है आंधा युग। अगला प्रश्न देखते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है। तो यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है। तो यह जो है यह निशा हिंदू उपन्यास से संबंधित कथन है। लक्षणामूला ध्वनि का भेद है। अभी लक्षणामूला ध्वनि का भेद क्या हो सकता है। तो इसमें से पर्याय दिए है असमय लक्ष्य क्रम ध्वनि, सलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थार्थ संक्रमित वाच्य ध्वनि, शब्द शक्तेलुवाच्य ध्वनि। तो इसमें से जो है इसका सही उत्तर होगा अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। यह इसका सी नंबर जो है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। भामा ने समस्त अलंकारों को
भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है, यानी सभी अलंकारों का मूल जो है भामह ने किस अलंकार को माना है, तो इसमें से है वक्रोक्ति को भामह ने सभी अलंकारों का मूल माना है। श्रीमती एनी बेजेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? अभी एनी बेजेंट का भारत में आगमन, एनी बेजेंट जो है भारत में कब आए थे, तो उसका उत्तर है देखो सन 1993 में ये एनी बेजेंट भारत में आए थे। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? तो यह जो है यह रामकृष्ण परमहंस जी का कथन है, माना है। अगला देखते हैं। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिनसे इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन जो है यह कथन होगा प्रेमचंद का यह कथन है। अभी 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षन, अवध अखबार, जग हितकारक। तो इसका जो है वह सही उत्तर क्या होता? तो इसका सही उत्तर है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र जो है वह है समाचार सुधावर्षन, यह है। असाध्य वीणा कविता में प्रियवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? असाध्य वीणा यह कविता आगे की है, तो यह इसमें किसने असाध्य वीणा कविता में प्रियवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? तो वह जो है यह व्रज कीर्ति को, यानी व्रज कीर्ति ने पहले वीणा का रचयिता व्रज कीर्तियों को प्रियवद ने मानकर याद किया और उसको मनी मन प्रार्थना की, प्रणाम किया। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेत करता है? तो यह जो है यह अक्रूर की ओर, अक्रूर नहीं, सोरठा की ओर संकेत करता है। यह जो है सोरठा छंद पूछा, नहीं सोरठा नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ। अब फिर से पढ़ता हूँ जो 17 नंबर का है वह सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? तो यह तो है यह उद्धव की ओर संकेतित है। शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? शासन की बंदूक कविता जो है वह दोहा छंद में है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू काहू कल पाए है सू के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है 19 नंबर के प्रश्न में? फिर से पढ़ता हूँ। सुनी है के नाही यह प्रगट कहावती जू काहू अल्पाय है सु के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखो इसमें एमक अलंकार है। 20 नंबर का प्रश्न। सभी संस्थालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है। तो इसमें दामुल हौज का अर्थ क्या है? तो इसमें है आजीवन कारावास, यह इसका अर्थ है। अभी अगला 21 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? तो यह किस उपन्यास के बारे में लिखा हुआ है? तो यह जो है यह राग दरबारी उपन्यास के बारे में लिखा हुआ है, भूमिका के बारे में जो पुनर्प्रकाशित करते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे है आसमानों में। तो यह छंद किस उपन्यास में आया हुआ है? यह छंद जो है यह तमस उपन्यास में आया हुआ है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वान्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बंध। यह कथन किस चरित्र का है? तो यह कथन निम्न में से किस चरित्र का है? वामभट्ट, लोरिक देव, अघोर भैरव, महामाया भैरवी। तो यह कथन जो है महामाया भैरवी का है। अगला 24 नंबर का प्रश्न देते हैं। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? तो यह कथन किस कहानी से है? गैगरिन कहानी से, जो कि आगे की कहानी है। यह कथन उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की, लेखक ने किसके बारे में कहा है यह कथन? मैं कथन फिर से पढ़ता हूँ। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। यह लेखक ने किसके बारे में कहा है? किसकी अवस्था को देखकर कहा है? जो मालती की अवस्था को देखकर कहा है। आगे की कहानी है और आगे ने कहा, यह मय शैली में लिखी हुई गैगरिन कहानी है। अगला 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नहीं, यह पिता कहानी का है। लेखक ने पिता के जो पुत्र जो है वह पिता के बारे में कहता है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठित जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। यह पिता कहानी का है, जो ज्ञान रंजक की कहानी है। 25 नंबर का बताते हैं अगला प्रश्न। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चिप प्रसन्न हो जाता है? जैसे फुलकारी, माँ जो फुलकारी बनाती है और वो फुलकारी बनी हुई चिप देखता है तो वह श्यामनाथ का जो चिप है, साहब है, मेहमान है, वह खुश हो जाता है। 26 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है? अभी इनमें से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है? नानी नानी दौत दतवा पातर ठोकवा ठके जैसन बिजलिया। यह जो गीत है यह तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है। तो अभी कौन कौन से गीत आए हैं यह भी मैं आपको सुनाता हूँ नीचे के पर्याय पढ़कर। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर पोखू सराय। हे मैया हमरा पर शोकू सराय। यह जो है यह भी आया है। नोनवा चटाई काहे नाही मारली सोई घर यह भी है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। यह भी आया है। तो अगला है 27 नंबर का। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उसकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक रस सरणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? यह किसका कथन है? तो यह जो है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 28 नंबर का अगला प्रश्न देखते हैं। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रतीकों को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद पर्णदत्त का है। 29 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला, नीला। तो इनमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, संबंधित नहीं है? मगर यही पूछा है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा पात्र नहीं है, यही पूछा है। तो इसमें से जयमाला जो है यह चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन ओम शिवपुरी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं।
31 नंबर का प्रश्न, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुरचे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। आंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है? तो यह संवाद आंजो दीदी नाटक में किसने किससे कहा है? तो यह जो है यह अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया है यह संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है? तो यह जो है इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निबंधकार खुद को वर्तमान को जोड़ता है। अगला पढ़ते हैं प्रश्न, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नवल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है, यानी किस निबंध का कथन है यह पूछा है। तो यह जो है यह 33 नंबर का प्रश्न हमारा है। तो यह जो है यह मजदूरी और प्रेम इस निबंध का कथन है। 34 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? अभी निम्न में से विवेकी राय का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है यह पूछा है। फिर बैतलवा डाल पर गवई गंद गुलाब, उठ जाग मुसाफिर हर बारिश में। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से हर बारिश में यह विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध संग्रह जो है इसमें कौन सा निबंध निम्न में से नहीं है? तो इसमें से है, देखो कौन से नहीं है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, शिरीष के फूल, इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से जो है वह शिरीष का फूल यह उसमें नहीं है। किसमें? संस्कृति और सौंदर्य निबंध संग्रह में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो इसमें से कौन से पद का प्रयोग नहीं करते हैं रामचंद्र शुक्ल? तो इसमें से ललित गद्य यह नहीं कहते हैं। भारतीय समाज में अगला प्रश्न है यह, भारतीय समाज में एक द्वंद्वत्व कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक से है? तो यह कथन जो है यह किस पुस्तक से है? तो यह संस्कृति के 4 अध्याय इस पुस्तक से लिया हुआ उपर्युक्त कथन है। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? ठकुरी बाबा यह किस संग्रह से संकलित है, किस संग्रह में लिया हुआ है? तो यह जो है यह स्मृति की रेखाएँ इसमें से संकलित है ठकुरी बाबा। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद का सर्वोत्तम यानी सबसे बड़ा कवि किस कवि के बाद का कहा है? तो यह है, देखो, व्यास के बाद का सर्वश्रेष्ठ कवि शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को माना है। अगला प्रश्न 40 नंबर का पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का संभवतः वही थी, मेरे लिए निटिनिया, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह तुलसीराम का है। अगला देखते हैं प्रश्न देवनागरी लिपि पर है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो देवनागरी लिपि के संबंध में कौन से तथ्य मिलते हैं? इसमें से देवनागरी की वर्णमाला का वर्णानुक्रम वैज्ञानिक है, यह देवनागरी लिपि के सही में सही है, क्योंकि जो भी वर्णमाला का क्रम है वह वैज्ञानिक है। और उसके बाद है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी का नाम पड़ा है, यह भी सही है। और उसके बाद है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है,
यह इसके बारे में सही है। अगला पढ़ते हैं 42 नंबर का। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है, तो इसमें से क्या है सही, देखते हैं। इसमें से जो डी है वह सही है। अभी डी में अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। और उसके बाद है देखो 2 नंबर और एक है, अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण अ ई अ उ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ए स्वर अ ओ के रूप में उच्चरित होते हैं। और उसके बाद है देखो, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा पर सर्ग जुड़ते की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता है। अभी 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपर्युक्त विकल्प चुनिए। अभी उनमें से कौन से कथन के आधार पर, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपर्युक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें से हम विकल्प चुनते हैं। इसमें डी सही बता रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रविदास द्वारा की गई है, यह सही है। उसके बाद है देखो, कबीर परिचयी में अनंतदास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है, यह भी सही है। यह भी सही है। और उसके बाद है 5 नंबर, दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया, यह भी सही है। इसके बाद अगला देखते हैं 44 नंबर, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी यात्रा वृत्तांत पर कथनों पर विचार करने के लिए हमें कह रहा है, तो हम अवश्य विचार करेंगे ही। तो इसमें से जो है वह सही होगा हमारा 44 नंबर का सी, 1, 2 और 5। तो देखते हैं वह कथन कौन से है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है, यह सही है। उसके बाद है रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है, यह भी सही है। और नीलमर वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है, यह इसका सही उत्तर है। जो कि अगला देखते हैं हम 45 नंबर का, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी नाटक और रंगमंच से संबंधित कौन से कथन सही है, इस पर हम ये करते हैं। इसमें से है देखो, एक आजकल का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया, यह भी सही है। और अगला जो है यह है देखो, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है, यह भी सही है। उसके बाद है भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर का, रिपोर्टाज के ऊपर है, तो देखते हैं हम। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रिपोर्टाज से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए देखते हैं कि हम इसमें कौन से सही है। इसमें से है देखो, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है, यह बिल्कुल सही है। इलिया यहरबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखन के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है, यह भी सही है। उसके बाद है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1948 से प्रारंभ हुई है, यह भी सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। अभी सही कथन चुनना है, सही कौन से है, तो इसमें से है देखो, सही में से नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है इलियट के अनुसार कवि का मन
असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधार पात्र की भांति होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न 48 नंबर का पढ़ते हैं। बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। यह बिंब और प्रतीक पर आधारित जो कथन है उस पर विचार करना है हमें। इसमें से देखो बी 2, 3, 5 कथन है सही। इसमें से है बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है, यह सही है। उसके बाद है अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेक्षणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है, यह भी सही है। उसके बाद है प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है, यह भी सही है। अगला देखते हैं 49। पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। पोर्ट विलियम्स कॉलेज के इसके बारे में पूछ रहा है यह कथन। तो यहाँ देखो कथन पढ़ते हैं हम। पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई थी, यह कथन सही है। उसके बाद है जॉन किलक्राइट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, यह भी सही है। उसके बाद है देखो सदल मिश्रा ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य विकास में योगदान दिया, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का, जो कि आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होगा। राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपर्युक्त कथन कौन से है। राम मोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है या कौन से कथन उनके हैं। तो इसमें से पढ़ते हैं हम डी 2, 3, 5। इसमें से है देखो वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, यह सही है। इसके बाद है वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, यह भी सही है। और वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकवादी धर्मानुयायी बने रहे हैं, यह भी सही है। यहाँ तक और एक प्रश्न देखते हैं हम 51 नंबर का, और यहाँ पर हम रुकते हैं और कल के वीडियो में देखते हैं। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। तो यह हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें कवि ने सरोज स्मृति कविता में सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन यानी सरोज को किन किन नामों से बुलाया है या किन किन नामों से संबोधित किया है, यह देखते हैं। तो इसमें से है देखो बी नंबर की बी में क्या है, धनो, शुचिते और गीते, इन 3 नामों से धनो, सुचिते और गीते, इन 3 नामों से संबोधित किया है या पुकारा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सभी जो है वह PYQ क्वेश्चन का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कहा जाए तो पूरी कहानियाँ जो है यह भी लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाकर प्लेलिस्ट अपलोड की गई है इसी चैनल पर, और जो अन्य जो उपन्यास है वह भी पढ़ाना प्रारंभ है। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।